Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So this is 15th lecture of Animal Physiology 2. Today is Thursday 14th May 2020. That was the question that I have asked from you guys in the previous lecture, that is why antidiuretic hormone, that why ADH causes constriction of efferent arteriole. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एडीएच जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की भी कंस्ट्रिक्शन करती है. तो इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन क्यों करा रहा है एडीएच. तो हमारे पास एडीएच कब रिलीज होता है कि जब हमारे पास ब्लड में वाटर का लेवल डाउन हो जाता है. एज अ रिजल्ट ब्लड क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है. तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, ब्लड की विस्कोसिटी की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर लो होता है और हमारे पास ब्लड की जो मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत आहिस्ता हो जाती है. अब हमारे पास ये इफरेंट आर्ट्रियोल है एंड दिस वन इज एफरेंट आर्ट्रियोल. हमारे पास हमेशा एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल. और हमारे पास क्यों इस तरह होता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा होता है और इसको लीव बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड कर रहा होता है. एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रेशर डिवेलप होता है और इससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और जिसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं. अब हमारे पास चूंकि ब्लड क्या हो गया है, विस्कस हो गया और उसकी स्पीड बहुत कम है. तो जब स्पीड नहीं होती तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. तो हमारे पास जब ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई है और ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे पास लो क्वांटिटी ऑफ ब्लड इधर आता है, जो जिसकी वजह से हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल से इजीली ब्लड चला जाता है और हमारे पास यहाँ पे प्रेशर डिवेलप नहीं होता. तो इसीलिए हमारे पास एडीएच है वो इस इफरेंट आर्ट्रियोल पहले से ये नैरो होता है लेकिन इसकी मजीद कंस्ट्रिक्शन कराता है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो कराना है ना, बिकॉज हमारे पास ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर वो ब्लड से फिल्टर नहीं होंगे तो हमारे पास और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकती हैं. तो इसलिए इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन होती है ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रेशर डिवेलप हो और प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ब्लड से रिमूव होके नेफ्रॉन में या किडनी में फ़िल्टर हो जाएँ और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में चले जाएँ. ठीक है, तो ये हमारे पास इसलिए दैट इज़ वाई एडीएच जो है हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन कराता है जस्ट टू डेवलप प्रेशर फॉर प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, और हमारे पास ताकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जो है हमारे पास वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकल के नेफ्रॉन में चला जाए. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एडीएच के बारे में पढ़ा था तो तब मैं उसके डिसऑर्डर बताना भूल गया था. तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच क्या काज करती है. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच इट काजेज डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं एंड इन दिस डिजीज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड. और इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि हमारे पास यूरिन की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिन सिक्रीट होता है. क्यों ज़्यादा मिकदार में एक्सक्रीट होता है, बिकॉज आप देखिए हमारे पास एडीएच क्या कर रहा था इन ट्यूब्यूल्स में, या ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इन कलेक्टिंग डक्ट्स में आके वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था. एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी. इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती. तो हमारे पास अगर एडीएच ना हो या उस कम मिकदार में सिक्रीट हो रहा हो तो हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है और जितना पानी बंदे ने पिया होता है वो सारे के सारा कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू कहाँ जाता है, यूरेटर में और फाइनली यूराइनरी ब्लैडर में. तो जब ज़्यादा मिकदार में पानी यूराइनरी ब्लैडर की तरफ जा रहा होता है तो यूराइनरी ब्लैडर जल्दी फिल होता है और बंदे को यूरिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रही होती है और इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस. असल में ये जो डिजीज़ है या ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको हम कहते हैं डायबिटस. डायबिटस हमारे पास इस कंडीशन को कहते हैं कि जिस कंडीशन में पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा आए. लाइक आपने हम लोग जो शुगर है उसको डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं. तो उसमें भी यही कंडीशन होती है कि जो शुगर का पेशेंट है वो बहुत बार उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से भी इस पर्सन को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है. डायबिटीज़ मिलाइटस या शुगर में क्यों यूरिन ज़्यादा आता है वो मैं जब हम इंसुलिन या पेनक्रियास पढ़ेंगे तो तब मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो सिंपली डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच से हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस काज होता है और क्यों काज होता है, बिकॉज वाटर की रीएब्जॉर्प्शन
रुक जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जितना वाटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आया होता है वो सारा या ज़्यादा मिकदार में वो आपकी यूरिन का हिस्सा बन जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। एज अ रिज़ल्ट उस पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को क्यों क्यों कहते हैं? बिकॉज एडिनो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ग्लैंड। तो हमारे पास हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे थे बिकॉज वो खुद ग्लैंड नहीं है, उसके हार्मोन वो खुद सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि उसके हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? इन द हाइपोथैलेमस, और वो न्यूरो हार्मोन सिक्रिएट करता है, इसलिए उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जबकि हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये अपने हार्मोन्स खुद सिंथेसाइज करता है और खुद सिक्रिएट करता है। तो हमने कहा था कि सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रिएट समथिंग इज नोन एज ग्लैंड, तो इसीलिए इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस रखा बिकॉज एडिनो इन लैटिन मीन्स ग्लैंड। सो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी डिफरेंट हार्मोन सिक्रिएट करता है एंड दीज हार्मोन्स आर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ हार्मोन। जो पहला हार्मोन हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ेंगे वो है ग्रोथ हार्मोन। इट इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटो मीन्स बॉडी, ट्रॉफिक जो है हमारे पास साइज इंक्रीज करता है, और हार्मोन, ठीक है, ट्रॉफिक हम किसे कहते हैं? इंक्रीज इन साइज। सोमैटो सोमा से निकला है बॉडी, तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी की साइज इंक्रीज करता है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इट कंसिस्ट ऑफ 191 एमाइनो एसिड रेजिड्यूज। हमारे पास 191 एमाइनो एसिड से की चेन होती है, पहले भी मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। सो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को हम क्या कहेंगे अगर हम इसको केमिकली देखें? सो केमिकली इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। बिकॉज अगर आपको याद हो कि हमारे पास अगर 100 हार्मोन से 100 अमाइनो एसिड से कम हो तो हम उनको पॉलीपेप्टाइड्स कह रहे थे, अगर 100 अमाइनो एसिड से ज़्यादा हो तो हम उनको प्रोटीन्स कह रहे थे। तो ये 190 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बना है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज प्रोटीन हार्मोन। इसका एटॉमिक वेट हमारे पास 22,005 डेल्टन्स हैं। हाँ, आप लोग ये पढ़ते होंगे लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को ये इस एटॉमिक वेट मालूम करने का तरीका आता है प्रोटीन्स का कि नहीं आता। तो हमारे पास कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक वेट किस तरह मालूम करते हैं ये मैं आपको बता दूं। डाल्टन डाल्टन हमारे पास एक्चुअली डाल्टन और एएमयू आप लोग ने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक ही चीज़ है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका हमारे पास हम उसका कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास 1 एएमयू है। एक्चुअली उसका एटॉमिक मास हम 1 डाल्टन भी कह सकते हैं बिकॉज एएमयू डिस्कवर किया था डाल्टन ने, तो हमारे पास 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 एएमयू। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन का एटॉमिक वेट हम किस तरह मालूम करते हैं? कोई भी प्रोटीन हो तो हम उसमें देखते हैं कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से बना है, और अमाइनो एसिड फर्दर अमाइनो एसिड में क्या होता है? या कार्बन होगी, या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा नाइट्रोजन होगी, और कुछ किसी किसी हमारे पास अमाइनो एसिड में सल्फर भी प्रेजेंट होती है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि उसके तमाम अमाइनो एसिड्स में जितने कार्बन है, जितनी ऑक्सीजन है, जितनी हाइड्रोजन, जितनी नाइट्रोजन और जितनी सल्फर, उन सबको काउंट करते हैं और हर एक के एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन किसी प्रोटीन में 74 कार्बन है, तो फिर हम 74 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन 18 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 18 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे सरसरी बताया, अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़्यादा मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय GHRH बाय हाइपोथैलेमस। तो इसकी सिक्रीशन कौन रेगुलेट करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करके हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। सो ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। चाइल्डहुड बचपन में और एडोलसेंस जो हमारे पास लड़कपन की उम्र होती है उस दौरान हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो रहा होता है, बिकॉज हमारे पास बचपन में और ये लड़कपन में ये ग्रोथ की उम्र होती है, तो ग्रोथ इसमें जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा अमाउंट सिक्रीट हो रही होती है, इसीलिए इसी उम्र में हमारे पास ग्रोथ जो है वो
ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सो इट्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके रिसेप्टर हमारे पास बॉडी के तमाम सेल्स में प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि लाइक बॉडी का एक पार्ट ग्रो कर रहा हो और दूसरा पार्ट ना ग्रो कर रहा हो, तो हमारे पास ग्रोथ, क्योंकि तमाम मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज जो है हमारे पास उनकी ग्रोथ होती है, तो इसलिए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो तमाम बॉडी के सेल्स पे प्रेजेंट है। और इसको हमने जनरल हार्मोन्स भी कहा था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जनरल हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं कि जिनके रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के तमाम सेल्स की सरफेस पे मौजूद हों। इट काजेज ग्रोथ इन ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी कैपेबल ऑफ ग्रोथ। हमारे पास जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं कि जो ग्रोथ करने की सलाहियत रखते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, दैट इज स्टिमुलेट ग्रोथ। ये उसमें ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हम पढ़े हैं, इसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे पास सोमा बॉडी से निकला है, और ट्रोपिक कहते हैं इंक्रीज इन साइज को। सो बिकॉज ग्रोथ हार्मोन काजेज इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। 191 अमीनो एसिड से बना है, 22,005 डाल्टन एटॉमिक वेट है, और ये हमारे पास चाइल्डहुड और एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में सिक्रीट होता है। इसके रिसेप्टर्स तमाम बॉडी के सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास क्या काम है इसका कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये तो चलो इसका प्राइम फंक्शन हो गया। दूसरे फंक्शंस अगर हम पढ़ें कि किस तरह ये ग्रोथ करवाता है, तो इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंक्रीजेस सेल साइज। सबसे पहले क्या करता है, ये सेल साइज को इंक्रीज करता है। तो हमारे पास ग्रोथ दो किस्म की होती है, या तो सेल साइज इंक्रीज होने की वजह से ग्रोथ होगी, और दूसरा सेल की नंबरिंग इंक्रीज होने से ग्रोथ होती है। तो पहला पहला सेल का साइज इंक्रीज करता है। सेल का साइज किस तरह इंक्रीज होगा, लाइक प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होंगे, इसी के अलावा कार्बो लिपिड्स की सिंथेसिस होगी, तो उसी से हमारे पास सेल का साइज इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेज माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, हमारे पास चूंकि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस को भी इंक्रीज करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। बिकॉज हमारे पास जितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, उतने ही ज्यादा हमारी बॉडी में ग्रोथ आएगी। थर्ड फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, इट स्टिमुलेट लिवर टू सिक्रीट स्टोमेडिन। ठीक है, ये जाके लिवर पे एक्ट करता है, और लिवर इन रेस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है स्टोमेडिन। और ये स्टोमेडिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट रैपिड डिवीजन इन बोनी प्लेट्स। ठीक है, ये हमारे पास बोनी प्लेट्स में रैपिड डिवीजन काज करता है, और हमारे पास बोन की थिकनेस में भी मदद देता है, और बोन की लेंथ इंक्रीज करने में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइक अगर मैं दिखाऊं तो ये बोनी प्लेट्स हमारे पास हर बोन की जो दोनों साइड्स के जो बिल्कुल एंड वाली जगह होती है, वहां पे ये हमारे पास बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे पास क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, इट stimulate the liver to secrete stomedin, and this stomedin then act on the bony plates and results in the increase in both the in thickness or length of the bone। तो हमारे पास बोन्स जो हैं उनकी थिकनेस भी इंक्रीज कर रही होती है, और हमारे पास उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस को इंक्रीज करता है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास सेल साइज इंक्रीज हो या अगर माइटोसिस हो रही हो, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। जो मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह जो मेटाबॉलिज्म के दूसरे प्रोसेसेस हैं, लाइक हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस है या ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है, इन सब प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है ताकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, एज अ रिजल्ट सेल डिवीजन का प्रोसेस भी एफिशिएंटली हो, और सेल का साइज भी इंक्रीज हो। इट आल्सो इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो हमारे पास सेल के साइज इंक्रीज करने में रिक्वायर्ड हो या सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड हो, तो उनके सिंथेसिस को भी क्या करता है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है। अच्छा, इट इंक्रीजेज लिपिड मोबिलाइजेशन फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। अच्छा, एडिपोज टिश्यू कौन सा हमारी बॉडी में? एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू है कि जो लिपिड को स्टोर करता है। ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यू इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। हमारे पास एडिपोज टिश्यू दो टाइप्स के एडिपोज टिश्यू हैं। एक विसरल एडिपोज टिश्यू जो आपके एब्डोमेन में या बेली में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट विसरा के इर्द गिर्द। लाइक आपने अगर
कभी कुर्बानी वाला जानवर देखा हो तो उसके इस इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द आपको फैट नजर आएगी, उसके लिवर के इर्द गिर्द, उसके स्टमक के इर्द गिर्द, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द आपको फैट नजर आएगी। दिस टाइप ऑफ एडिपो, वो हमारे पास वो जो फैट होती है वो असल में एडिपोज टिश्यू होता है, और वो एडिपोज टिश्यू जो पेट से निकलता है या एब्डोमेन से निकलता है उसको हम विसरल एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एक और होता है हमारे पास डर्मल एडिपोज टिश्यू जो आपके पास स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि हमारे पास लिपिड मोबिलाइजेशन काज करता है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। लिपिड मोबिलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास फैट्स के जो मालिक्यूल्स हैं वो एडिपोज टिश्यू से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास मसल सेल्स और लिवर और दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज हमारे पास फैट जब तक एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तब तक उस फैट से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास फैट तब तक बर्न नहीं होता, हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फैट के लिए कि फैट बर्न नहीं होता, या उसको हम उसकी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई रोल प्ले नहीं करता, उससे हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास चूंकि लिपिड्स या फैट के जो मालिक्यूल्स हैं ये हाई एनर्जी मालिक्यूल्स हैं, हमारे पास लाइक ग्लूकोज जो है वो अबाउट 32 एटीपीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक मालिक्यूल ऑफ लिपिड जो है वो हमारे पास 100 से ज़्यादा एटीपीज, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ फैटी एसिड। जो हमारे पास फैटी एसिड की चेन है उसकी लेंथ जितनी बड़ी होती है उतने ज़्यादा वो हमारे पास एटीपीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन लिपिड मोबिलाइजेशन भी इंक्रीज करता है कि हमारे पास एडिपोज टिश्यू से लिपिड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स द मसल सेल्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्यों होते हैं? बिकॉज जब तक हमारे पास लिपिड स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में तब तक इससे एनर्जी निकाली नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं जो ग्रोथ हार्मोन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी होती हैं कि अगर अपनी नॉर्मल अमाउंट से कम सिक्रीट होने लग जाए या नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो क्या इफेक्ट होंगे बॉडी पे। तो जाहिर बात है, हमने पढ़ा है कि अगर कोई होम्योस्टेटिक कंडीशन से कोई भी चीज़ बॉडी में कम या ज़्यादा हो तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं ड्वार्फिज्म। तो पहली जो एबनॉर्मेलिटी है जो ग्रोथ हार्मोन में काज होती है कि एबनॉर्मेलिटी से काज होती है वो हमारे पास ड्वार्फिज्म है। सो इट इज काज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन इन एडोलसेंस। इट इज काज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन इन एडोलसेंस। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया। इट इज काज्ड बाय hyposecretion of growth hormone in adolescence, and it is characterized by short stature। हाँ बस शॉर्ट स्टेचर, ये भी एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, डॉर्फिज्म हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन, डॉर्फिज्म सिंपली हम कहते हैं कि उस बंदे का स्टेचर शॉर्ट स्टेचर होता है, लाइक उसकी कद छोटी होती है, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान में बोना भी कहते हैं। तो हमारे पास डॉर्फिज्म कब क्यों काज होता है? इट इज़ काज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन व्हेन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बिलो इट्स नॉर्मल लेवल्स। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे पास डॉर्फिज्म काज होता है। और कब? जब एडोलसेंस में या जो हमारे पास चाइल्ड एज है या एडोलसेंस लड़कपन में, यानी कि प्यूबर्टी से पहले पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन काज हो तो हमारे पास ड्वार्फिज्म काज होता है। मीन उस वो जो इंडिविजुअल होता है उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, उसका शॉर्ट स्टेचर होता है। अगर हमारे पास प्यूबर्टी के बाद ड्वार्फिज्म हो, ठीक है, तो हमारे पास सॉरी डॉर्फिज्म नहीं, अगर हमारे पास हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के बाद काज हो, सो इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट बॉडी पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज प्यूबर्टी तक हमारे पास मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है पर्सन की, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि पर्सन की मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है प्यूबर्टी में, तो हमारे पास ग्रोथ क्या है? इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हमारे पास प्यूबर्टी के बाद जब ग्रोथ हो चुकी है तब ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स कम भी हो जाएं तो हमारी बॉडी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन काज हो एडोलसेंस में या चाइल्ड एज में तो हमारे पास ड्वार्फिज्म काज होता है। और ये जो ड्वार्फिज्म किसे कहते हैं कि उस बंदे की हाइट छोटी होती है,
ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में उसका ड्वार्फ हाइपोसिक्रीशन काज हो गई तो बहुत ही छोटी होगी। अगर कुछ हाइट निकलने के बाद हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स कम हो गए तो तब हाइट इतनी ज़्यादा छोटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी छोटी होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक बार प्यूबर्टी आ गई और हमारे पास एक बार हाइट उसकी पूरी हो गई बंदे की, तो तब हमारे पास अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड जो एबनॉर्मेलिटी है उस वो है हमारे पास गाइगेंटिज्म। सो गाइगेंटिज्म हमारे पास काज होती है हाइपर सिक्रीशन। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए इन एडोलसेंस, लड़कपन की उम्र में ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन या नॉर्मल दैट इज नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लग जाए तो हमारे पास पर्सन जो है वो 7 से 8 फीट टाल हो जाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, वो ग्रोथ करवा रहा है, बॉडी साइज को इंक्रीज कर रहा है तो अगर ज़्यादा मिकदार में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो साइज है बॉडी का या जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा, बंदे की जो हाइट है वो लंबी हो जाती है। लेकिन हमारे पास अगर एडोलसेंस में लाइक लड़कपन की उम्र में प्यूबर्टी से पहले पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो रही है तब तो उस बंदे का कद लंबा होगा, वो गाइगेंटिज्म कहलाएगा और वो 7 से 8 फीट टाल होगा। लेकिन अगर हमारे पास हाइपर सिक्रेशन काज हो रही है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, तो तब उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। और एक्रोमेगाली में क्या होता है कि पर्सन की हाइट इंक्रीज नहीं करती, उसकी हाइट में इजाफा नहीं होता, बस उसका क्या हो जाता है, हमारे पास उसके हाथ लंबे हो जाते हैं, उसके पांव लंबे हो जाते हैं, उसका क्रेनियम, जा बोन्स और नोज बोन, दूसरी बॉडी की बोन्स जो हैं उनकी लेंथ और थिकनेस तो इंक्रीज होती है बट उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, वापिस से मैं ये एबनॉर्मेलिटीज बताता हूँ। हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज दो हैं हाइपोसिक्रीशन की वजह से। तो अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन चाइल्ड एज या एडोलसेंस में प्यूबर्टी से पहले पहले हो जाए तो हमारे पास डॉर्फिज्म काज होती है। और डॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे पास बंदे का कद छोटा होता है, उसका शॉर्ट स्टेचर होता है। और अगर प्यूबर्टी के बाद हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो जाए या कम मिकदार में सिक्रीट होने लग जाए तो हम तब तक उस इंडिविजुअल की ज़्यादातर ग्रोथ हो चुकी होती है तो उसकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम हाइपर सिक्रीशन पढ़ें तो अगर एडोलसेंस या प्यूबर्टी से पहले पहले चाइल्ड एज या एडोलसेंस में ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन काज होती है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट लंबी होती है, वो 7 से 8 फुट या 9 फुट तक उसकी हाइट हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। लेकिन अगर प्यूबर्टी के बाद हाइपर सिक्रीशन हो जाए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की तो हमारे पास इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। और इस एक्रोमेगाली में क्या होता है कि उसकी हाइट तो इंक्रीज नहीं करती बल्कि उसके जो हैंड्स वगैरह हैं, फीट, क्रेनियम, जा बोन और नोज बोन और जो दूसरी बोन्स है हमारी बॉडी की, वो तो उनकी लेंथ और साइज तो इंक्रीज हो जाती है बट सिर्फ जो हमारे पास उस बंदे की हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती। और वो हाइट इंक्रीज क्यों नहीं होती, बिकॉज हमारे पास ये हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स है। लॉन्ग बोन्स हम किसे कहते हैं कि लाइक जो हमारे पास हाइट किस तरह लंबी होती है, जो आपके पास लेग में हमारे पास लेग की जो बोन्स हैं, फीमर, टिबिया और फिबुला। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे पास एक्रोमेगाली में अगर हमारे पास प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन काज हो तो ग्रोथ क्यों नहीं होती, बिकॉज हमारे पास ग्रोथ मोस्टली कब होती है, ग्रोथ हमारे पास तब होती है कि जब हमारे पास या तो फीमर की लेंथ में इजाफा हो या फिर हमारे पास टिबिया या फेबुला जो हमारे पास लेग की बोन्स है, इनको हम लॉन्ग बोन्स भी कहते हैं, अगर इनकी लेंथ में इजाफा होगा तभी हमारे पास बॉडी की हाइट इंक्रीज होगी। और हमारे पास लाइक पाँव की हड्डियां लंबी होती रहे हमारे हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास बाजू की हड्डी लंबी होती रहे हमारी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास क्रैनियम की हड्डी जितनी लंबी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी बोन्स से। तो हमारे पास जो हाइट बेसिकली इंक्रीज करती है वो इन बोन्स की लेंथ जब इंक्रीज होती है तभी हमारे पास हाइट इंक्रीज करती है। तो हमारे पास प्यूबर्टी में क्या होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास हाइट क्यों नहीं इंक्रीज करती, बिकॉज प्यूबर्टी के दौरान हमारे पास जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट कर हो जाते हैं, प्यूबर्टी जब आ जाती है तो हमारे पास मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स हैं ये आके इन लॉन्ग बोन्स की बोनी प्लेट्स को क्या कर देते हैं, डीजनरेट करते हैं, इन लॉन्ग बोन्स की बोनी प्लेट्स को डीजनरेट कर देते हैं। अब चूंकि बोनी प्लेट्स नहीं है
तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की मिकदार तो ज़्यादा हुई हुई है और एज अ रिजल्ट वो लिवर पे एक्ट करता है। लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? स्ट्रोमेडिन। और स्ट्रोमेडिन आके बोनी प्लेट्स पे एक्ट करता है। अब इन बोन्स की बोनी प्लेट्स क्या हो गई हैं? डीनेचर हो चुकी हैं। तो चूंकि अब बोनी प्लेट्स ही नहीं है तो इसीलिए इन पे स्ट्रोमेडिन एक्ट नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट इनकी लेंथ और थिकनेस में इजाफा नहीं होता और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पर्सन की हाइट है वो भी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये बहुत टाइम हो गया। चलिए आज के लेक्चर का इतना बहुत है। अगर ये पिक्चर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच, ये हमारे पास ड्वार्फिज्म का शिकार एक बंदा है। ठीक है, लाइक ये 2 फुट और 5.737 इंचेस, और ये हमारे पास गाइगेंटिज्म है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये 8 फीट और 1 इंच का है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एक्रोमेगाली की मैं देख रहा था लेकिन एक्रोमेगाली की मुझे कोई ख़ास पिक्चर नहीं मिली गूगल पे। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वाई वी फील स्लीपी व्हेन रेस्ट इन सनलाइट इन विंटर। हमारे पास सॉरी कि आपने नोट किया होगा कि जब भी आप सर्दियों में धूप पे बैठते हैं तो हम लोगों को या हम कोई भी रेस्ट करते हैं धूप पे तो हमें नींद आने लग जाती है, गशी तारी होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर हम लोग गर्मियों में देखें तो अक्सर असेंबली के दौरान जो धूप में असेंबली कर होते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं या वो गिर जाते हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास? क्यों हम जब भी सूरज की रोशनी के नीचे या सनलाइट में बैठे होते हैं तो हम स्लीपी क्यों फील करते हैं या हमें नींद क्यों आ रही होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आप लोग ने आंसर देना है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।